हेलो एवरीवन। तो आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। एक बार हम उसको देखते हैं। जो स्टेट में जो गवर्नर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। जिस तरीके से अगर हम बात करें जिस तरीके से सेंटर में प्रेसिडेंट होता है, उसी तरीके से स्टेट में गवर्नर होते हैं। ये जो है फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। इज अ फॉर्मल हेड ऑफ सेंटर। तो बेसिकली इनका गवर्नर का आज हम लोग देखेंगे कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। what are the what are the criteria and what are the options that the constituent assembly have to appoint the governor, and in the constituent assembly कौन कौन से क्राइटेरिया डिस्कस किए गए थे, आज हम उसको देखेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो ऑप्शन डिस्कस किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो था इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिस्कस किया गया था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट की, वही इलेक्ट करे गवर्नर को। बट इसमें इशू क्या है कि अगर वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली ही उसको इलेक्ट करती, देन दिस इज द क्रिएशन ऑफ मेजोरिटी पार्टी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टेट असेंबली में 100 सीट है और जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है उसके पास है 60 और जो अपोजिशन है उसके पास है 40, राइट। तो भाई, अगर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली है तो मेजोरिटी पार्टी का ही तो ही गवर्नर होगा। अगर मेजोरिटी पार्टी का गवर्नर होगा, देन ही विल ही विल गिव द फेवर टू हिज पार्टी। भाई, गवर्नर का काम क्या होता है? गवर्नर इज द फॉर्मर हेड ऑफ द स्टेट, राइट। उसको क्या होता है कि जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है उस पर नज़र रखना होता है कि भाई स्टेट की गवर्नमेंट कोई ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम ना करे। अंडरस्टूड। तो बेसिकली गवर्नर का जो काम होता है, ही जस्ट इज अ फॉर्मल हेड। उसको उसके पास कोई उतना डिस्क्रिप्शन पावर है नहीं। ही जस्ट हैव टू असेंड द बिल। उसको सिर्फ असेंड द बिल करना होता है, रिजर्व द बिल, या फिर उसको रिटर्न द बिल करना होता है। बट अगर लेजिस्लेटिव असेंबली उसको इलेक्ट करेगी तो वो तो मेजोरिटी पार्टी का ही होगा ना। देन ही विल गिव हिज फेवर टू द पार्टी। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन इसमें क्या डिस्कस किया गया था? अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड ऑप्शन डिस्कस किया गया था अपॉइंटेड बाय सेंटर आउट ऑफ लिस्ट गिवन बाय आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ नेम out of the list of name given by लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई, गवर्नर को सेंटर ही अपॉइंट करे, लेकिन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेम या फिर लिस्ट ऑफ द नेम जो होगा वो कौन देगा? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। आप मुझे बताओ कि फर्स्ट ऑप्शन में और सेकंड ऑप्शन में फ़र्क क्या है? दोनों का तो कहना सेम ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, उसमें भी मेजोरिटी पार्टी का इन्फ्लुएंस है। क्या इसमें मेजोरिटी पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा? फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे 100 सीट है, 60 मेजोरिटी के पास है, तो ज़्यादातर जो नाम होंगे वो कहाँ से जाएंगे? मेजोरिटी पार्टी ही तो जाएगी। मेजोरिटी पार्टी ही तो नाम देंगे ज़्यादातर उसमें। तो गवर्नर किसका होगा? अगेन
मेजॉरिटी पार्टी का ही तो गवर्नर होगा। तो ये जो दो ऑप्शन जो डिस्कस किए गए थे, दीज टू ऑप्शन आर आउट राइटली रिजेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। राइट, ओके। अब तीसरे ऑप्शन पे देखते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या था। तीसरा ऑप्शन ये था कि भाई जो गवर्नर का इलेक्शन होता है उसको आप डायरेक्ट इलेक्शन करवाइए। क्या डायरेक्ट इलेक्शन करवाना फॉर जस्ट वन सिंगल फॉर द सिंगल पोस्ट, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट गवर्नर, इज इट राइट? क्या ये फिजिबल है? तो इसमें हम देखते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन करवाना क्या ये सही है? अच्छा, इसमें अगर हम बात सीधे क्या होता है कि डायरेक्ट इलेक्शन हम क्यों नहीं करवा सकते गवर्नर का? गवर्नर इज जस्ट अ फॉर्मल हेड। क्या वो एक्चुअल हेड है क्या? नहीं, एक्चुअल हेड कौन होता है? स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है। जो पावर होती है, जो अथॉरिटी होती है, वो चीफ मिनिस्टर के अंडर होती है। गवर्नर का काम जस्ट है, ही जस्ट हैव टू, उसको क्या करना होता है? बिल पे साइन करना होता है, बिल को रिजर्व करना होता है, बिल को रिटर्न करना होता है टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड ये सम मोर डिस्क्रिशनरी पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो फॉर्मल हेड नहीं है। तो एक फॉर्मल हेड के लिए डायरेक्ट इलेक्शन करवाना इज नॉट is not right. Again, for again same, the time, cost, energy, लोगों का टाइम जाएगा फॉर जस्ट वन, फाइनेंस एनर्जी लॉस्ट होगी फॉर द डायरेक्ट इलेक्शन। अगेन द चीफ इलेक्शन कमीशन हैज टू कंडक्ट द डायरेक्ट इलेक्शन फॉर दैट वन गवर्नर पोस्ट। So this will lose the energy cost and time and everything. And again we have discussed the one issue earlier that अगर मान लो डायरेक्ट इलेक्शन होता भी है, देन ऑन व्हाट इशू? आप किस इशू पे, किस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ोगे? ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है, जो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो अपनी अपनी पार्टी होती है, चाहे कोई भी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, समाजवादी हो, इनके अपने अपने मुद्दे होते हैं, इनके अपने अपने इशूज होते हैं कि अगर हमने इलेक्शन जीते हैं तो ये हर कोई अपना प्रॉमिस करता है कि कोई फ्री बीज देगा, कोई 2 करोड़ नौकरी दे देगा, कोई 4 करोड़ नौकरी देगा, कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। समझ में आया? जैसे बिहार में ये बोला, तेजस्वी यादव ने बोला था कि हम हर एक घर में सरकारी नौकरी देंगे। राइट, बट आप किस, अगर कोई गवर्नर का डायरेक्ट इलेक्शन होता है तो ऑन व्हाट इशू यू विल फाइट द इलेक्शन? राइट, आपको भी पता है कि आपके पास रियल पावर है नहीं। द गवर्नर डोंट हैव द रियल पावर। एक्चुअल पावर लाइज विथ, एक्चुअल पावर किसके पास है? चीफ मिनिस्टर के पास है। आपको तो यू हैव टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ, किसकी एडवाइस पे काम करना है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। Always you have to act with the council of minister. So you don't have the real power, you are just a formal head of the state. So on what ground, on what issue you will fight the election? So this is also issue in that again। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है, मे बी इफ ही फाइट द डायरेक्ट इलेक्शन, मान लो अगर इसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है गवर्नर का, देन इज देयर एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट ही विल फाइट द इलेक्शन? या फिर पूरे स्टेट ही उसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है? फॉर एग्जाम्पल, भाई अगर मान लो कि कोई प्राइम मिनिस्टर है, सी ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, बट उसकी तो भी तो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। राइट, उसकी भी तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कोई भी है, अगर चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर ऑल्सो फाइट द इलेक्शन विद वन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लेकिन गवर्नर, व्हाट अबाउट द गवर्नर? गवर्नर डोंट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, सो इफ ही फाइट विद द होल स्टेट, अगर वो पूरे स्टेट से ही उसकी
है, पूरी स्टेट ही उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, माइट बी ही मिसलीड हिज पावर, ही मिसलीड हिज पावर। मिसलीड हिज पावर का मतलब कैसे, देखो तुम, वो तो यही कहेगा ना कि भाई देखो मुझे तो पूरे स्टेट ने चुन के भेजा है, आप तो सिर्फ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हो, मुझे तो पूरे स्टेट ने चुना है, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी स्टेट है, मुझे मुझे पूरे स्टेट की जनता ने चुन के भेजा। तो माइट बी देयर इज अ टसल बिटवीन राइवलरी, इसको हम राइवलरी कह लें, राइवलरी बिटवीन चीफ मिनिस्टर गवर्नर, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने मिली है। और एक एक इसमें इशू ये भी आता है कि अगर इसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, चीफ में अगर इस गवर्नर का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, देन हाउ विल द सेंटर कंट्रोल, सेंटर वाज नॉट कंट्रोल द स्टेट, सेंट्रल तो स्टेट को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। देखो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन होता है वो कोऑपरेटिव नेचर का होता है, डोमिनेंट नेचर का नहीं होता, लेकिन स्टिल द सेंटर हैज टू ऑब्जर्व द फंक्शनलिटी एंड फंक्शनलिटी ऑफ द स्टेट, कि कहीं वो कोई ऐसा काम ना करे जो अगेंस्ट द फेडरलिज्म हो, जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो उसके लिए हमें, अगर इसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है तो सेंटर का कंट्रोल स्टेट पे नहीं होगा, राइट। एंड नाउ द फोर्थ ऑप्शन दैट वाज डिस्कस, जो चौथा ऑप्शन था वो डिस्कस किया गया था, वो नॉमिनेटेड बाय सेंटर, नॉमिनेटेड बाय सेंटर। फाइनली ये जो, और ये इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको एक्सेप्ट किया, और अभी तक फ्रॉम 1950 टिल नाउ द गवर्नर इज नॉमिनेटेड बाय सेंटर। और अच्छा, अगर हम बात करें जो हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें जो है डायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई थी, बट वी अडॉप्टेड द नॉमिनेशन, डायरेक्ट इलेक्टेड बाय गवर्नर बाय स्टेट, लेकिन वी अडॉप्टेड द नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। अच्छा, अगर हम कुछ इसमें हम आर्गूमेंट देख लेते हैं, आर्गूमेंट अगेंस्ट द नॉमिनेटेड गवर्नमेंट, या फिर आप बोल रहे हो फेवर इन द इलेक्टेड गवर्नमेंट, अगेंस्ट, आर्गूमेंट अगेंस्ट नॉमिनेटेड गवर्नर, अगेंस्ट नॉमिनेटेड गवर्नर। तो इसमें ये बोला गया है कि गवर्नर जो होना है, गवर्नर ऑफ द स्टेट शुड बी आउटसाइड ऑफ द स्टेट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो गवर्नर होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि इसका ये मतलब हुआ कि जो तमिल फॉर कि गवर्नर ऑफ द स्टेट शुड बी आउटसाइड ऑफ द स्टेट, शुड, मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर कोई तमिलनाडु में है तो उसमें आप पंजाब के पंजाब का गवर्नर अपॉइंट कर दो, या फिर पंजाब में है तो आप उसमें तमिलनाडु के गवर्नर को अपॉइंट कर दो। इससे ये होगा क्या कि गवर्नर दोनों तो, ना तो उनको वहाँ की लैंग्वेज के बारे में पता होगा, ना वहाँ का कल्चर पता होगा, ना उनको वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता होगा, तो वो उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे स्टेट की गवर्नमेंट में, डे टू डे इन्फ्लुएंस उनका कम होगा, राइट। तो ये दिस इज द दिस इज द गुड सजेशन दैट द गवर्नर शुड बी द आउटसाइड ऑफ द। अच्छा, इसमें एक आर्गुमेंट ये भी दिया जाता है कि अगर मान लो कि गवर्नर को कुछ पता ही नहीं होगा, देन द हाउ द गवर्नर विल फंक्शन,
how the governor will contribute to जब उसको if he don't know the language, if he don't know the local politics, if he don't know the local culture, then how the governor will contribute to the government, to the state government. बट सवाल ये भी उठता है कि क्या गवर्नर को कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है? बिकॉज द गवर्नर तो फॉर्मल हेड है, गवर्नर को तो सिर्फ साइन करना है, असेंड करना है, रिजर्व करना है बिल एंड रिटर्न करना है बिल. ही इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, राइट? तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि गवर्नर को, दिस इज अ गुड रिकमेंडेशन, द गवर्नर ऑफ द स्टेट शुड बी द आउटसाइड द of the state. And now then we have seen mass removal of गवर्नर. तो इसमें क्या हुआ था बेसिकली, इसका मतलब क्या हुआ था? सी व्हेन फॉर एग्जांपल, जब इसमें क्या होता है, मास रिमूवल कैसे होता है गवर्नर का? बिकॉज सी गवर्नर इज नॉमिनेटेड बाय सेंटर. व्हेन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंज, जब रूलिंग पार्टी चेंज होती है सेंटर में, व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंज इन द सेंटर, देन वो क्या करता है, कंप्लीटली मास रिमूवल ऑफ द गवर्नर टू द ऑल स्टेट ऑफ, वो सारे के सारे स्टेट में जो होता है, वो सारे के सारे गवर्नर को रिमूव कर देती है स्टेट के. इट वी हैव सीन इन 2010 also. Even we have seen in during the Congress period or during the इंदिरा गांधी ने भी ये काम किया है कि जब वो सेंटर में आए तो उन्होंने जो 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 ऐसे 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 गवर्नर, सबको ऐसे गवर्नर को रिमूव कर दिया जहाँ पे रूलिंग पार्टी इन द सेंटर एंड रूलिंग पार्टी इन द स्टेट जहाँ पे डिफरेंट है, वहाँ के सारे गवर्नर को हटा दिया. इवन इन 2010 देयर वाज अ जजमेंट केम, ऐसे सिंगल जजमेंट केम, उसमें ये बोला गया कि भाई आप डायरेक्टली ऐसे गवर्नर को आप नहीं हटा सकते. इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, माने कि इट इज़ अ नॉमिनेटेड बाय द सेंटर, बट यू कैन नॉट ऑन व्हाट ग्राउंड यू आर रिमूविंग. एटलीस्ट आप कुछ तो उसमें, इज देयर एनी ग्राउंड, कोई तो आप, बिकॉज जस्ट दिस पार्टी चेंज इन द सेंटर, इट डज नॉट मीन दैट द पार्टी which are in the state is different from the center. So it does not mean that you will remove the governor in the all the state. तो हमें मास रिमूवल देखने मिलता है इन द नॉमिनेटेड गवर्नर में. समझ में आ रहा है? बिकॉज दे डोंट हैव एनी फिक्स टेन्योर ऑल्सो. और इसमें हम बात करेंगे चौथा, नॉमिनेटेड में क्या होता है, रिहेबिलेशन. रिहेबिलेशन सेंटर ऑफ बर्न आउट पॉलिटिशियन. इसका क्या मतलब हुआ? देखो गवर्नर, ये जो गवर्नर की पोस्ट है ना, यहाँ पे क्या नॉमिनेटेड बाय सेंटर है. तो यहाँ पे जो सेंटर क्या करती है कि कभी कभी कुछ ऐसे जैसे सीनियर होते हैं, जैसे जो जो कभी कभी जो पार्टी में जो लीडरशिप होती है ना, पार्टी में लीडरशिप ऐसे जो कुछ है, कुछ ऐसे लीडर होते हैं जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, दोनों पैरेलली होते हैं. जैसे कोई कोई एक पार्टी में लीडर हैं जहाँ पे दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं, तो तो उसमें ये कहा जाता है कि ठीक है, आप इस बार प्राइम मिनिस्टर बन जाइए या फिर आप इस बार चीफ मिनिस्टर बन जाइए, हम आपको गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं. या फिर जैसे मान लो कोई पार्टी में है, बस रिटायरमेंट की कगार पे है, ही लॉस द इलेक्शन ऑल्सो, वो इलेक्शन भी हार चुके हैं, ही ऑल्सो लॉस क्रेडिबिलिटी, और बट उनको बस एक गिफ्ट के तौर पे, या फिर चलो आप आराम करो जाके राजभवन में. सो इट इज़ अ रिहेबिलिटेशन सेंटर ऑफ बर्न आउट पॉलिटिशियन. इवन समटाइम इट इज सेइंग दैट द राजभवन
राजभवन इज द एक्सटेंसिव सेंटर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। आप समझ रहे हो भाई, किसी को कोई यूनियन गवर्नमेंट में किसी को मंत्रालय नहीं मिला या फिर कोई यूनियन गवर्नमेंट में उसको जगह नहीं मिली तो बस उसको राजभवन भेज दो, जाओ आप आराम करो। ऐसा हमें देखा गया है बहुत सारी जगहों पे। नंबर 5, जो नॉमिनेटेड गवर्नर होते हैं, दे ट्राई टू डिसरप्ट और डिस्टेबलाइज द स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई नॉमिनेटेड गवर्नर है, वो तो सेंटर का ही सुनेगा, वो तो सेंटर का ही सुनेगा ना। और इस स्टेट में कोई दूसरी पार्टी है, सेंटर में कोई दूसरी पार्टी है, so even they, sometimes center don't want to, destabilize or disrupt the functionaries of the state, so वो क्या करते हैं, they just sit on that bill, बिल ही पास नहीं करते, रिजर्व करके रखते हैं, रिटर्न कर देते हैं बिल। हमने बहुत सारी तमिलनाडु में भी हमने देखा, तमिलनाडु में मतलब कि बिल पे ना साइन कर, आप नहीं, दे जस्ट सिट ऑन द बिल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। केरला में देखा हमने, पंजाब में देखा, इवन इन महाराष्ट्र, how the governor react when the शिवसेना लेड उद्धव ठाकरे एंड जब वो स्प्लिट हुआ था उस समय गवर्नर ने कैसे रिएक्ट किया था, वो भी हमने देखा। हालांकि चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था, उद्धव उद्धव साहब ठाकरे ने, लेकिन बाद में उस गवर्नर, हाउ द गवर्नर रिएक्ट इन दैट पोजीशन, इट इज अ वेरी, इट इज वेरी मच इन्फ्लुएंस दैट द गवर्नर इज, इन्फ्लुएंस बाय द सेंटर। सो ये सारी चीज़ें हमें देखने मिलता है, राइट। फाइनली जो आखिर में जो हमने देखा, जो पास हुआ, वो था राजेश्वर प्रसाद अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट में तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक्सेप्ट किया, नॉमिनेटेड बाय सेंटर, नॉमिनेटेड बाय सेंटर। अच्छा, इसमें एक इशू ये आता है ना कि ठीक है आप नॉमिनेट कर रहे हो सेंटर से, बट एटलीस्ट यू शुड कंसल्ट विथ चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। आप एटलीस्ट कंसल्ट तो करो चीफ मिनिस्टर। मैं नहीं, आप नहीं बोल रहे कि आप मतलब कि वही अपॉइंट होना चाहिए, बट एटलीस्ट यू शुड, बिकॉज चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, दे बोथ आर को एग्जिस्ट, राइट, दे बोथ आर को एग्जिस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको एटलीस्ट कंसल्ट तो करो। ठीक है, आप गिव हिम अ चांस चीफ मिनिस्टर, आप उसकी बात, उनके एडवाइस को, रिकमेंडेशन को मत मानो, बट एटलीस्ट यू शुड कंसल्ट विद द चीफ मिनिस्टर। इवन द सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन ने क्या ऑब्जर्व किया, सरकारिया कमीशन ने ऑब्जर्व किया, इवन आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर, द सेंटर outrightly reject outrightly reject outrightly rejected, मतलब डायरेक्टली उनकी एडवाइस को ही रिजेक्ट कर दिया, आउटराइटली, इन मोस्ट ऑफ द केसेस while the appointment of the governor, but the सरकारी कमीशन given, you know very good observation। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और पता है क्या होता है कि ये जब कंसल्ट वाला इशू चल रहा है ना, तो सेंटर कभी कभी बहुत चालाकी से काम करती है। सेंटर क्या करती है, जब देखती है कि स्टेट में इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, मतलब अभी गवर्नमेंट फॉर्म होने से पहले ही गवर्नर को अपॉइंट कर देती है। समझ रहे हो आप,
गवर्नर को अपॉइंट कर, क्यों? ताकि ये कहने का मौका ही ना मिले कि भाई देखो आप चीफ मिनिस्टर था ही नहीं, हम किससे कंसल्ट करते। समटाइम वी हैव सीन दैट ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इवन इन द सरकारिया कमीशन ने ये एडवाइस दी थी कि ये जो कंसल्टेशन आप जो कर रहे हो ना चीफ मिनिस्टर से, दिस शुड बी इफेक्टिव कंसल्टेशन, नॉट जस्ट अ प्रैक्टिस, नॉट जस्ट अ रिचुअल, दिस शुड बी इफेक्टिव कंसल्टेशन। इवन सरकारिया कमीशन ने और क्या बोला? सरकारिया कमीशन ने बोला जो हमारा आर्टिकल 155 है, विच इज अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राइट, आप इसको अमेंड करिए, अमेंड करके इसमें कोडिफाई करिए। इसमें कोडिफाई क्या करिए? बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ऑफ बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, इफेक्टिव कंसल्टेशन, इफेक्टिव कंसल्टेशन मस्ट बी विथ चीफ मिनिस्टर। बट वही है ना कि भले लोगों की बात कौन मानता है। चलिए, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल।